बदलाव यानी कि चेंज। सुनने में ये शब्द हमको जितना मामूली लगता है, असल में इसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी मौजूदगी ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। जब पहली बार उस असीमित ऊर्जा वाले सिंगुलैरिटी पॉइंट में बदलाव आया, उसी के बाद से इस ब्रह्मांड ने अपने अस्तित्व को पहचाना। मतलब हमारा ब्रह्मांड जब से इसका जन्म हुआ है और जब तक इसका अंत होगा, तब से तब तक इसमें केवल एक ही चीज़ कॉमन रही है, वो है चेंज, लगातार बदलाव की प्रक्रिया। हर समय इस दुनिया में मौजूद सभी चीज़ें बदलाव करती हैं। मैं, आप, ये धरती, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड लगातार हर समय बदलाव की प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इनफैक्ट समय, जो कि हमारी कल्पनाओं के भी परे है, वो भी एक तरीके का बदलाव है। कुल मिलाकर इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ लगातार चेंज होती है, उनमें लगातार ग्रोथ होती है और इसी ग्रोथ के चलते ये ब्रह्मांड सही ढंग से काम कर रहा है। जिस दिन इस यूनिवर्स की ग्रोथ रुक जाएगी, वो दिन हमारे ब्रह्मांड का अंतिम दिन होगा। और थर्मोडायनेमिक्स भी तो यही कहती है कि ब्रह्मांड ऊर्जा पर काम करता है। जिस दिन ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी, मतलब जिस समय हमारे ब्रह्मांड में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, उस समय हमारा ब्रह्मांड मर जाएगा। हमारे ब्रह्मांड की हीट डेथ हो जाएगी। तो इन सब बातों से आप ये समझ गए होंगे कि चेंजेस हमारे लिए कितने एसेंशियल हैं। अब ये तो हमने जनरल बात की कि चेंजेस क्या होते हैं, लेकिन अगर हम अपने यूनिवर्सल स्केल से देखें तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ में लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ही वो लैंग्वेज है इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। अगर मैथमेटिक्स में हम चेंजेस की बात करें तो मैथमेटिक्स में चेंजेस की स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। खैर, डिफरेंशिएशन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन को जाना था कि कैसे डिफरेंशिएशन हमको इस ब्रह्मांड में होने वाले हर एक बदलाव को समझने में काम आता है। बट आज हम ग्रोथ की बात करेंगे कि चीज़ें कैसे स्केल अप और कैसे स्केल डाउन होती हैं, चीज़ों में ग्रोथ कैसे होती है, किस फैक्टर के साथ होती है और उससे जुड़ी हुई मैथमेटिक्स हमको क्या कहती है। आज हम नेचुरल ग्रोथ को जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जनरली हम ग्रोथ किसको कहते हैं। जनरली जब कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कंटेंट से इंक्रीज करती है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक बैंक को कंसीडर कीजिए। हमारा ये बैंक एक साल में 100% का इंटरेस्ट देता है। मतलब अगर आज आप अपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो तो एक साल बाद आपके अकाउंट में होंगे 200 रुपये, और फिर अगले एक साल के बाद होंगे 400 रुपये, और उसके अगले एक साल बाद होंगे 800 रुपये। तो ये एग्जाम्पल पैसों की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे डायरेक्टली डबल हुए हैं। 100 रुपये से सीधा 200, 200 रुपये से सीधा 400 रुपये। और नेचर में इस टाइप की ग्रोथ नहीं होती। सपोज कीजिए आज आपकी हाइट 4 फीट है, तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी हाइट डायरेक्टली 5 फीट नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट हर समय, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट में ग्रो कर रही है, और वो जो ग्रोथ होगी उसको हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ। यानी कि आपकी हाइट 4 फीट से 4.1, 4.2 स्टेप बाय स्टेप ग्रो होकर 5 फीट तक पहुंचेगी। और इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। और मैथमेटिक्स में नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है नंबर ई। और नंबर ई मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, जिसको हम कहते हैं ऑयलर नंबर, जिसका नाम लियोनार्ड ऑयलर के नेम पर रखा गया था। वैसे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में आपने नंबर ई का यूज़ जरूर किया होगा, बट आज हम इसकी रियल मीनिंग को जानेंगे। अब इससे पहले चलिए मैं आपको लॉगरिथम्स की ओर लेकर चलता हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, जनरली जो मैथमेटिक्स में हम लॉगरिथम्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं log बेस 10, लाइक log 10 बेस 10 वो होता है 1, log बेस 10 100 वो होता है 2। बट यहाँ पर आज हम नेचुरल लॉगरिथम्स की बात करेंगे, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं log बेस ई, यानी कि log बेस ई। यहाँ पर जो नंबर ई है वो एक इरेशनल नंबर है, और log बेस ई की वैल्यू होती है 1। मतलब log और नंबर ई एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और log बेस ई को हम ln भी लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में ई का सामना पहली बार हमको नेचुरल लॉगरिथम से होता है। हम सब पहली बार ई का यूज़ लॉगरिथम्स में ही करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब मैं आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू बताता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, ये है 2.718 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। और ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर होने के कारण बाकी के इर्रेशनल नंबर्स की तरह इसकी काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और कई सारे इंटरेस्टिंग एरियाज में नंबर ई का यूज़ किया जाता है। अब इसके यूजेस को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ई की वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो वैसे तो इसकी वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका अभी तक इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाया। जिस तरह पाई की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाया, उसी तरह ई की परफेक्ट वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और इसके पास भी नेवर एंडिंग वैल्यू होती है। बट फिर भी हमने 1 ट्रिलियन डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। चलिए मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। वो फॉर्मूला है 1 + 1/n होल पावर n। इस फॉर्मूले में जैसे जैसे आप n की वैल्यूज को पुट करोगे, वैसे वैसे हमारा आंसर ऑइलैंड नंबर की तरफ जाता जाएगा। लाइक आप इस टेबल को देखिए, इसमें हमने n की वैल्यूज को पुट किया, और जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ रही हैं वैसे वैसे आंसर 2.71 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2.25, ऐसे ही 5 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2.48, ऐसे ही 10,000 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2.7185। मतलब जितनी ज़्यादा n की वैल्यू को पुट करोगे इस फॉर्मूले में, आपको उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन मिलेंगी। आप इस ग्राफ को भी देख सकते हो कि कैसे n की वैल्यू को इंक्रीज करने पर ये ग्राफ 2.7 की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, और इस ग्राफ को ही देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं आपको एक दूसरी कैलकुलेशन बताता हूँ, इससे भी आप इसकी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। तो आप इस सीरीज को देखिए, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए। तो अगर हम पहले कुछ वैल्यूज को सॉल्व करें तो हमको आंसर मिलेगा 2.7166। ये भी अप्रॉक्सीमेटली ई की वैल्यू देता है। इनफैक्ट खुद ऑयलैंड ने भी इसी मेथड का यूज करके 18 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यूज को फाइंड किया था। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ को जानेंगे कि कैसे ई को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह यूज किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ है y = e⁻x, और आई नो ये ग्राफ अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपने जरूर देखा होगा। y = e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब जब भी हम किसी भी ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं, क्योंकि स्लोप रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो y = e⁻x के पास एक काफ़ी वंडरफुल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि इसका स्लोप खुद इसकी वैल्यू है। मतलब e⁻x का स्लोप खुद e⁻x ही होता है। ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप e⁻x ही रहेगा। देखिए जब हम x = 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है x = 1, x = 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है e, और ऐसे ही आप इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो। x = 2 पुट करते हो तो वैल्यू आती है e यानी कि e², और ऐसे ही आप इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो। और e⁻x की इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज कैलकुलस में भी किया जाता है। पूरी कैलकुलस में e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप जितनी बार भी डेरिवेटिव करो वो फंक्शन चेंज नहीं होता। e⁻x का डिफरेंशिएशन हमेशा e⁻x ही होता है। मतलब यहाँ पर एक नंबर एग्जिस्ट करता है 2.71, और अगर आप 2.71 की पावर कोई जनरल नंबर x लो और उसके डेरिवेटिव को फाइंड करो, तो डेरिवेटिव करने के बाद आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कर्व देखने को मिलेगा जिसकी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब आप कितनी बार भी डेरिवेटिव करो लेकिन उस कर्व की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उस फंक्शन की वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर बिल्कुल सेम ही रहेंगी, भले ही कितनी भी ग्रोथ हो जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है और चेंज ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। और कैलकुलस में नंबर ई एक ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसके डेरिवेटिव चेंज नहीं होते, जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इसी कारण नंबर ई नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बताता हूँ। मान लीजिए आप नंबर 10 को लेते हो और उसको 2 हिस्सों में काट देते हो,
और दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई कर देते हो और उन दोनों हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 5 इंटू 5। और जब आप 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 25। तो अब सवाल ये है कि हम 10 को कितने हिस्सों में काटें कि उन हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको आंसर की सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो सबसे अमेजिंग बात क्या है कि अगर आप 10 को नंबर ई के साइज जितने हिस्सों में काटो या फिर नंबर ई के क्लोज हिस्सों में डिवाइड करो तो हमको आंसर की सबसे बिगेस्ट वैल्यू मिलेगी। चलिए स्क्रीन पर देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम 10 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 25। अब हम 10 को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं यानी कि 3 होल 1/3 और मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है 37। अगर हम 10 को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं यानी कि 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 39.06। अब अगर हम 10 को 5 हिस्सों में काटें तो 5 इक्वल पार्ट होंगे 2 और मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पिछले ट्रेंड की तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर पिछले पार्ट से ज़्यादा होना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 32, जबकि जो हमने 10 को 4 हिस्सों में काटा था उसका आंसर आया था 39। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो हमने 10 को 4 हिस्सों में काटा उसमें से हर एक हिस्से की वैल्यू थी 2.5 जो कि नंबर ई के क्लोज है। इसी कारण हमको उस केस में बिगेस्ट पॉसिबल आंसर मिल पाया। ऐसे ही आप 10 को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो लेकिन जो हिस्सा ई के क्लोज होगा वो हमको बिगेस्ट पॉसिबल आंसर देगा। तो ये था नंबर ई का जादू। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को ई पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सबसे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, नेचुरल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब इसी चीज़ को हम कंपाउंड इंटरेस्ट से भी समझ सकते हैं। सपोज आपका अकाउंट दुनिया के सबसे अमेजिंग बैंक में है जो कि 100% इंटरेस्ट देता है और आप उस बैंक में 1000 रुपये को डिपॉजिट करते हो तो 1 ईयर के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे यानी कि 1 से 2000 हो जाएंगे। नाउ इमेजिन करो कि वो बैंक इंटरेस्ट ईयर में 2 बार देता है, मतलब 50-50% साल में 2 बार। तो इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 6 महीने बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 1500 जो कि ईयर के एंड में ग्रो होकर हो जाएगा 2250। अब पहले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा मनी है क्योंकि 6 महीने के बाद आपकी मनी का री इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट क्या हम इससे ज़्यादा भी मनी को ग्रो कर सकते हैं? अगर हम और भी हिस्सों में ईयर को डिवाइड करें तो क्या और अमाउंट को हम ग्रैस्प कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। हम 1 + r/n होल पावर n फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं जहाँ पर r एनुअल इंटरेस्ट रेट है। क्योंकि r डेसिमल है तो यहाँ पर हम 1 यूज करेंगे ना कि 100% और n यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड है। तो अगर हाफ ईयरली के केस को देखें देन 1 + 1/2 होल पावर 2 केस में होगा 2.25, मतलब साल के एंड में हमारे बैंक में होंगे 2225 रुपीज़। नाउ अगर हम इंटरेस्ट एवरी मंथ लें देन इस केस में 1 + 1/12 होल पावर 12 इक्वल टू 2.613। नाउ अगर हम 10,000 टाइम्स अ ईयर करें देन इस केस में जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगी 2.71। मतलब ये वैल्यू ई की तरफ अप्रोच कर रही है। मतलब जितने स्मॉलर हिस्सों में हम ब्रेक करेंगे उतने ही हाई रिटर्न्स हमको मिलेंगे जो कि ई को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑयलर नंबर की एक और डेफिनेशन को देख सकते हैं कि नंबर ई इज मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट व्हेन कंपाउंडिंग 100% ग्रोथ फॉर 1 टाइम पीरियड। मतलब नंबर ई मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट है जब हम एक टाइम पीरियड के लिए 100% ग्रोथ के साथ कंपाउंडिंग करते हैं। अब देखिए ये वैल्यू ई को अप्रोच क्यों कर रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग फार्मूला और ऑयलर फंक्शन के फार्मूले में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर हम इंटरेस्ट रेट को 100% पुट करें देन दोनों फार्मूले सेम हो जाएंगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी नंबर ई का काफ़ी यूज़ होता है। उसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ ही साथ जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, जितनी भी नेचुरल ग्रोथ होती हैं, वहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको देखने को मिलता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके के केस में। तो ये सब था नंबर ई के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो।